दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में इंटरनेट, टेलीविजन और टेलीफोन सिग्नल कैसे प्रसारित होते हैं? हम प्रकाश का उपयोग करके एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं और यह सब कैसे शुरू हुआ? इसका उत्तर फाइबर ऑप्टिक्स नामक तकनीक में निहित है, जो प्रकाश के स्पंदनों के रूप में जानकारी ले जाने के लिए कांच या प्लास्टिक के पतले धागों का उपयोग करता है। और इसे संभव बनाने वाले व्यक्ति डॉ. नरेंद्र सिंह कपानी थे, जो एक भारतीय अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और उद्यमी थे, जिन्हें व्यापक रूप से फाइबर ऑप्टिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में हम उनके जीवन, उपलब्धियों और विरासत के बारे में जानेंगे। भारत ने कई प्रतिभाएं देखी हैं जो अपनी खोजों और कार्यों के लिए लोकप्रिय हुईं। हालांकि ऐसे कई लोगों ने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन फिर भी उन्हें अपने काम का श्रेय नहीं मिल सका। ऐसे ही एक व्यक्ति थे नरेंद्र सिंह कपानी, जो फाइबर ऑप्टिक्स पर अपने काम के लिए जाने जाते थे। यह फाइबर ऑप्टिक्स के उनके पथ प्रदर्शक आविष्कार के कारण ही था कि दुनिया आज उच्च गति संचार और एंडोस्कोपी और लेजर सर्जरी जैसी चिकित्सा प्रक्रियाओं का आनंद ले रही है। डॉ. कपानी का जन्म 31 अक्टूबर 1926 को मोगा, पंजाब, भारत में सुंदर सिंह और कुंदन कौर के घर हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून, उत्तराखंड में पूरी की। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। भारतीय प्रतिभा ने भारतीय आयुध निर्माणी सेवा अधिकारी के रूप में कार्य किया। 1940 के दशक के उत्तरार्ध में कपानी ने पारंपरिक विज्ञान को चुनौती दी, जब उन्होंने इस अवधारणा पर सवाल उठाया कि प्रकाश केवल सीधी रेखाओं में यात्रा करता है। इसके बाद वे 1952 में इंपीरियल कॉलेज लंदन गए और अपनी पीएचडी लंदन विश्वविद्यालय से प्रकाशिकी में डिग्री की। डॉ. कपानी 1955 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और फाइबर ऑप्टिक्स और प्रकाश के अन्य अनुप्रयोगों पर अपना काम जारी रखा। उस समय तक पारंपरिक संचार तांबे के तारों पर निर्भर था, लेकिन उनमें विश्वसनीयता और उच्च लागत जैसी समस्याएं थीं। व्यावहारिक रूप से इस समय मुख्य समस्या यह थी कि डॉक्टर लोगों के अंदर देखने के लिए जिन एंडोस्कोप का उपयोग करते थे, वे अच्छी छवियां नहीं बनाते थे और उपकरण कठोर थे, जो किसी शरीर के अंदर घूमने के लिए आदर्श नहीं था। लेकिन कपानी और हॉपकिंस के पास एक नए उपकरण का विचार था, जो लचीला होगा और अधिक स्पष्ट छवियां उत्पन्न करेगा। बाद में उन्होंने इसे फाइबरोस्कोप कहा। इससे पहले एक जर्मन मेडिकल छात्र हेनरिक लैम ने इन सभी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किया था। उन्होंने संभवतः 400 रेशों का 1930 के दशक में एक कच्चा, सुसंगत बंडल तैयार किया। कई तंतु गलत संरेखित थे और इसमें उचित इमेजिंग प्रकाशिकी का अभाव था। यह उस स्थान पर रिसाव से भी पीड़ित था जहां आसन्न फाइबर छूते थे, जिससे छवि और खराब हो गई। एक उपयोगी छवि बनाने के लिए बंडल में कुछ 100 नहीं, बल्कि दसियों हजार फाइबर होने चाहिए, जो सभी सही ढंग से संरेखित हों। 1950 के दशक की शुरुआत में हॉपकिंस ने डॉ. कपानी के साथ मिलकर इसे पूरा करने का एक तरीका तैयार किया। उन्होंने समय के साथ फाइबरोस्कोप की अवधारणा में महारत हासिल की और कहा कि यदि फाइबर के एक बंडल को इस तरह व्यवस्थित किया जा सकता है कि उनके सिरे दोनों छोर पर मेल खाने वाली स्थिति में हो, तो बंडल के एक छोर पर एक छवि को केंद्रित करने से एक पिक्सेलयुक्त संस्करण तैयार होगा। सुदूर अंत, जिसे एपिस के माध्यम से देखा जा सकता है या कैमरे द्वारा कैद किया जा सकता है। उन्होंने एक फाइबर बंडल के माध्यम से और एक स्क्रीन पर माल्टीज क्रॉस की स्लाइड को प्रक्षेपित करके इसका प्रदर्शन किया। यह पहली बार था कि फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग छवि प्रसारण के लिए किया गया था और इसने संचार, चिकित्सा और विज्ञान के लिए संभावनाओं का एक नया क्षेत्र खोल दिया। अब इस बिंदु पर तकनीक अभी भी केवल कम दूरी के लिए ही विश्वसनीय थी, लेकिन 60 के दशक में कपानी के शोध के अलावा एक अन्य भौतिक विज्ञानी चार्ल्स काउ ने फाइबर ऑप्टिक केबलों को लंबी दूरी तक विश्वसनीय बनाने का एक तरीका खोजा और ग्लास में होने वाले नुकसान पर काबू पाया। उन्होंने महसूस किया कि नुकसान गिलास में मौजूद अशुद्धियों से होता है, गिलास से नहीं। शुद्ध कांच बनाकर उन्होंने उन हानियों को सफलतापूर्वक कम कर दिया। काउ ने यह भी पता लगाया कि डोपेंट नामक अशुद्धियां जोड़ने से कांच में प्रकाश की गति को बदलकर परिणाम में सुधार हो सकता है, जिससे किरण के फैलने का तरीका प्रभावित होता है। इस रहस्योद्घाटन ने सबसे शुद्ध ग्लास फाइबर और सर्वोत्तम डोपेंट बनाने की दौड़ शुरू कर दी। 70 के दशक में एक अमेरिकी टीम ने टाइटेनियम के साथ मिलाए गए सिलिका फाइबर के साथ एक बड़ी सफलता हासिल की, जिससे घाटे में भारी कमी आई। अंत में प्रकाश लंबे तंतुओं तक यात्रा कर सका और दूसरे छोर पर एक तेज संकेत उभरा। यह सब कपानी और हॉपकिंस के अभूतपूर्व संयुक्त शोध से हासिल किया जा सका। लेकिन 2009 में चार्ल्स काउ को इंटरनेट में उनके योगदान के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा मिला। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि व्यापक मान्यता न मिलने के बावजूद डॉ. नरेंद्र सिंह कपानी ने यह सब संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शुरुआती काम, यह पता लगाना कि ग्लास ट्यूबों के नीचे प्रकाश रिकोशेटिंग कैसे भेजा जाए, ने सूचना युग की नींव रखी। वास्तव में
श्री कपानी ने 60 के दशक में ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी इंक की स्थापना की, जो फाइबर ऑप्टिक केबल और डिवाइस बनाने वाली पहली कंपनी थी। उन्होंने 60 के दशक में साइंटिफिक अमेरिकन के लिए एक लेख में फाइबर ऑप्टिक्स शब्द भी गढ़ा था। बाद में उन्होंने 70 के दशक में कैप्ट्रॉन इंक की स्थापना की, जो फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणालियों और सेंसर में विशेषज्ञता रखती थी। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में सलाहकार, प्रोफेसर और शोधकर्ता के रूप में भी काम किया और अपने आविष्कारों के लिए 100 से अधिक पेटेंट प्राप्त किए। उन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के पद की भी पेशकश की गई थी। वह सिलिकॉन वैली में किसी कंपनी को सार्वजनिक करने वाले पहले भारतीय सिख बने। डॉ. कपानी न केवल एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और उद्यमी थे, बल्कि एक परोपकारी और कला प्रेमी भी थे। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, एशियाई कला संग्रहालय और स्मिथसोनियन संग्रहालय जैसे विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों को लाखों डॉलर का दान दिया। डॉ. नरिंदर सिंह कपानी एक दूरदर्शी और अग्रणी व्यक्ति थे, जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स के आविष्कार से दुनिया को बदल दिया। 4 दिसंबर 2020 को 94 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वे अपने पीछे नवीनता और प्रेरणा की विरासत छोड़ गए। उन्हें 21वीं सदी में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया था। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा उन्हें 20वीं सदी के 7 गुमनाम नायकों में से एक नामित किया गया था। डॉ. कपानी ने एक बार कहा था, अफ्रीका में हर सुबह एक चिकारा जागता है। वह जानता है कि उसे सबसे तेज शेर से भी तेज दौड़ना होगा, अन्यथा वह मारा जाएगा। हर सुबह एक शेर जागता है। वह जानता है कि उसे सबसे तेज चिकारे से आगे निकलना होगा, अन्यथा वह भूख से मर जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शेर हैं या हिरण। जब सूरज निकलेगा तो बेहतर होगा कि आप दौड़ें। वह इस आदर्श वाक्य के साथ जिए और अपने लक्ष्य और सपनों की ओर दौड़ना कभी नहीं छोड़ा। डॉ. कपानी की जीवन कहानी उन लोगों के लिए सीखने के सबक से भरी है जो अपने जुनून को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं। यहाँ कुछ सबक दिए गए हैं जो हम उनके प्रेरणादायक जीवन से सीख सकते हैं। 1. जिज्ञासु बने और यथास्थिति पर सवाल उठाएं। डॉ. कपानी हमेशा प्रकाश और प्रकृति से आकर्षित थे और उन्होंने पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दी कि प्रकाश केवल सीधी रेखाओं में ही यात्रा कर सकता है। उन्होंने तंतुओं के माध्यम से प्रकाश को मोड़ने और संचारित करने के विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया और अंततः फाइबर ऑप्टिक्स का आविष्कार किया, जिसने संचार, चिकित्सा और विज्ञान में क्रांति ला दी। 2. बहुमुखी और अनुकूलनीय बने। डॉ. कपानी न केवल एक वैज्ञानिक थे, बल्कि एक उद्यमी, एक किसान, एक परोपकारी और एक कला संग्रहकर्ता भी थे। उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल को विभिन्न क्षेत्रों और डोमेन में लागू किया और अपने और दूसरों के लिए मूल्य बनाया। उन्होंने भारत, यूके और यूएसए में रहते और काम करते हुए विभिन्न संस्कृतियों और वातावरणों को भी अपनाया। 3. उदार बने और अपनी विरासत पर गर्व करें। डॉ. कपानी एक उदार दानदाता और सिख कला और संस्कृति के उत्साही प्रवर्तक थे। उन्होंने सिखों के वर्ष में सिख फाउंडेशन बनाया, जिसने दुनिया भर में सिख अध्ययन, कला और शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने विभिन्न संस्थानों और उद्देश्यों के लिए लाखों डॉलर का दान भी दिया और सिख कला का एक बड़ा संग्रह एकत्र किया, जिसे उन्होंने कई पुस्तकों और पत्रिकाओं में प्रदर्शित और प्रकाशित किया। 4. सतत और आशावादी रहें। डॉ. कपानी को अपने जीवन में कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे भारत का विभाजन, नौकरशाही बाधाएं, अन्य आविष्कारकों से प्रतिस्पर्धा और उनके काम के लिए मान्यता की कमी। उन्होंने अपने लक्ष्यों और सपनों को कभी नहीं छोड़ा और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। उन्होंने एक बार कहा था, मैं हमेशा आशावादी रहा हूँ। मेरा मानना है कि हर चीज का एक उजला पक्ष होता है और अगर हम गहराई से देखें तो हम उसे पालेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप डॉ. कपानी और मानवता के प्रति उनके अद्भुत योगदान के बारे में कुछ नया और दिलचस्प सीख सकेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इस तरह के और वीडियो के लिए प्रेरणादायक तथ्यों की सदस्यता लें। और नीचे टिप्पणी करना न भूलें और मुझे बताएं कि आप डॉ. कपानी और उनके काम के बारे में क्या सोचते हैं। आपका दिन शुभ हो और अगली बार मिलेंगे।